हेलो एवरीवन, आज हम अष्टांग हृदय का आयुष्कामी अध्याय में दोष विवेचन टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोष क्या होते हैं? दोष सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं दोष। ये श्लोक में भी दोषों के प्रकार बताए गए हैं। तो दोष क्या होता है? दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ। मानसिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, रज एवं तम। दोष हमारी बॉडी में 2 कार्य करते हैं, एक तो प्रकृति का निर्माण करते हैं और दूसरा रोगों की उत्पत्ति करते हैं, यानी विकृति का निर्माण करते हैं। विकृति यानी रोग, तो रोगों की उत्पत्ति करते हैं। अब दोष अगर जितने होने चाहिए हमारे बॉडी में उतने ही अमाउंट में रहेंगे, मतलब प्राकृत अवस्था में रहेंगे या फिर साम्य अवस्था में रहेंगे, तो वो प्रकृति बनाएंगे, हमारा नेचर बनाएंगे, हमारी बॉडी में हमें बॉडी को रोग रहित रखेंगे, हमारी प्रकृति निर्माण करने में सहायक होंगे। और यदि वह विकृत अवस्था में होंगे या फिर उनमें क्षय या फिर वृद्धि होगी। विकृत अवस्था में क्या हो सकता है? या तो अपने अमाउंट से कम होंगे, क्षय होगी, या तो अपने अमाउंट से बढ़ेंगे यानी वृद्धि होगी। तो जब क्षय और वृद्धि होगी दोषों की, तो उससे हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होगी या फिर विकृति की उत्पत्ति होगी। तो दोष, इसे हम दोष कहते हैं। इसका एक छोटा सा कोटेशन है, दुष्यंती मनः शरीर च इति दोषाः, अर्थात जो मन एवं शरीर को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहते हैं। वो कब दूषित करेंगे? जब विकृत अवस्था में रहेंगे। परंतु जब प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो वो हमारी बॉडी को रोग रहित रखते हैं। प्राकृत अवस्था मतलब नॉर्मल वैल्यू में रहते हैं, तो हमारी बॉडी रोग रहित होती है और हमारा प्रकृति निर्माण में वो सहायक होते हैं। अब हम श्लोक देखते हैं इसका। इसमें श्लोक क्या बोल रहा है? वायु पित्तः कफः च इति त्रयो दोषा समासतः विकृत अविकृत देहम गहन्ति ऋते वर्धयन्ति च। मतलब 3 प्रकार के शारीरिक दोष होते हैं। कौन कौन से? वात, पित्त, कफः। वायु, पित्तम, कफः च इति त्रयो दोषा समासतः। 3 दोष है हमारे शरीर में, वात, पित्त एवं कफ। विकृता अविकृत देहम, उसकी 2 अवस्थाएं होती है, एक तो विकृत अवस्था या एक अविकृत अवस्था। विकृत अवस्था यानी उसमें क्षय या फिर वृद्धि होगी, और अविकृत अवस्था यानी वो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट में, मतलब नॉर्मल अमाउंट में रहेंगे। तो विकृत और अविकृत अवस्था में हमारे शरीर में रहते हैं। जब वो विकृत अवस्था में रहते हैं तो हमारे शरीर का घनन यानी क्षय करते हैं, नष्ट करते हैं हमारे शरीर को। और जब वो अविकृत अवस्था में रहेंगे तो हमारे शरीर का वर्धन करेंगे, हमारे शरीर की वृद्धि करेंगे। और देखते हैं हम इसमें। इतना श्लोक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको हिंदी खुद लिखते बन जाएगी, अच्छे से बन जाएगी। आपको ये श्लोक याद नहीं करना है, बस आपको इस श्लोक का मतलब समझना है कि ये श्लोक बोलना क्या चाह रहा है, कितने प्रकार के दोष होते हैं, और वो विकृत होते हैं तो क्या होता है, और अविकृत होते हैं तो क्या होता है। तो विकृत अवस्था में रहते हैं तो हमारे शरीर का क्षय करते हैं, नष्ट करते हैं हमारे शरीर को, और अविकृत अवस्था में रहते हैं तो वो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। बस आपको इतना ही समझना है इसमें। और ये चार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि वात, पित्त, कफ की अवस्थाएं, 2 अवस्था हमने देखा, एक तो साम्य अवस्था और दूसरी विषम अवस्था। साम्य अवस्था यानी प्राकृत अवस्था, उसकी मतलब जितने अमाउंट में बॉडी में होना चाहिए उतने ही अमाउंट में अगर हैं तो वो देह का धारण करेंगे, शरीर का धारण करेंगे, हम लोग की प्रकृति निर्माण करने में सहायक होंगे। और अगर वो विषम अवस्था में रहेंगे, विकृत अवस्था में रहेंगे, विषम अवस्था भी उसकी 2 प्रकार की होगी, एक उसकी वृद्धावस्था और दूसरी उसकी क्षीण अवस्था। या तो वो अपने अमाउंट से बढ़ेंगे या अपने अमाउंट से कम होंगे, तो वो रोग कारक होंगे, यानी रोगों की उत्पत्ति करने में, मतलब रोगों की उत्पत्ति करेंगे। ये हमने देखा दोष कितने प्रकार के होते हैं, दोष हमारी बॉडी में क्या क्या करते हैं, क्या उनकी अवस्थाएं होती है। 2 अवस्था होती है, प्राकृत अवस्था और विकृत अवस्था। अब हम देखते हैं ये दोष हमारे शरीर में कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट रहते हैं। तो दोषों के मुख्य स्थान रहते तो पूरी ही शरीर में है, पर उनके मुख्य स्थान कहाँ कहाँ पे होते हैं। हमने श्लोक में वायु, पित्तः, कफः पढ़ा था, तो वो उसी सीक्वेंस में याद रखना है हम लोग को। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष हमारे शारीरिक दोष है, इसे हमें इसी सीक्वेंस में याद रखना है। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है श्लोक्स का। तो वात, पित्त, कफ, ये 3 हम लोगों के दोष हैं, इतना आपको याद रखना है। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि दोषों के मुख्य स्थान एवं प्रकोप काल क्या होते हैं। मतलब हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ये तीनों दोष रहते हैं, क्योंकि शारीरिक दोष हैं वात, पित्त, कफ, पूरे शरीर में रहेंगे। पर वात का मेन स्थान क्या है, पित्त का मेन स्थान क्या है, कफ का मेन स्थान क्या है, ये देखते हैं। और उनका वात, पित्त, कफ का अलग अलग काल में प्रकोप होता है। तो कौन कौन से काल में कौन कौन से दोषों का प्रकोप होता है, ये देखते हैं। तो श्लोक देखते हैं। ते व्यापिनो अपि हृत नाभि अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया। ये यहाँ पे संधि है, जैसे संस्कृत में आप संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो यहाँ पे संधि की गई है। तो
इस लाइन को अच्छे से देखना कि हृद नाभि अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया लिखा है ये, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंतः मध्य आदि का क्रमातः। क्या कहना चाह रहा है ये श्लोक? ते व्यापिनो अपि हृद नाभि, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? हृदय नाभि के अधो मध्य और ऊर्ध्व। हृदय नाभि मतलब हृदय और नाभि के अधो नीचे वाले भाग में, मध्य वाले भाग में, ऊर्ध्व वाले भाग में प्रेजेंट रहते हैं। कैसे? वात पित्त कफ इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट रहते हैं। मैंने कहा था सीक्वेंस याद करना ज़रूरी है, तो वात पित्त कफ इसी सीक्वेंस में हृदय नाभि के अधो नीचे, मध्य, बीच में और ऊर्ध्व रहते हैं ये दोष। ये दोषों के क्या हो गया? स्थान हो गया। अब इसका प्रकोप काल क्या होता है? प्रकोप काल यानी कौन कौन सी, किस उम्र में, किस एज में, यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या क्या देखेंगे हम इसका, कि वयो अहोरात्रि भुक्तानाम, मतलब वयो यानी एज, कौन सी एज में इसमें वात की वृद्धि होती है। एज 3 भागों में बांटी गई है। एक तो बाल्यावस्था, बचपन में, बाल्यावस्था, एक मध्य अवस्था यंग एज में, और एक वृद्धावस्था ओल्ड एज में। तो कौन सी एज में कौन सा दोष प्रकोप होता है ये भी श्लोक में बताया गया है, ये भी आचार्य ने बताया है, तो उसे ही प्रकोप काल बोले हैं। जैसे वृद्धावस्था में बोला है कि वात बड़ा होता है, वात बड़ा होता है, मतलब वृद्धावस्था के लोगों में वात के सारे रोग होंगे, वात बढ़ा हुआ होगा। मध्य अवस्था के रोगों में पित्त के सारे दोष होंगे, पित्त बढ़ा हुआ रहता है। और बाल्य अवस्था के रोगों में कफ के सारे दोष होंगे, कफ बढ़ा रहता है। अब हमें कैसे समझना है कि जैसे बच्चे होते हैं तो उन्हें सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी होती है, और सर्दी खांसी जुकाम क्यों होती है? कफ के बड़े होने से, कफ के कारण सर्दी खांसी जुकाम ये सारे रोग होते हैं। तो बाल्यावस्था में कफ बड़ा रहेगा, मध्य अवस्था में पित्त बड़ा रहेगा, और वृद्धावस्था में हम लोगों का वात बड़ा रहेगा। यही श्लोक बोला जा रहा है, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंतः मध्य आदि का क्रमातः। मतलब वयो मतलब एज के, अंत मध्य आदि का क्रमात बोलने का मतलब है अंत में, एज के अंत में मतलब वृद्धावस्था में, अंत में वात बड़ा रहेगा, मध्य में पित्त बड़ा रहेगा, और आदि यानी बाल्यावस्था में कफ बड़ा रहेगा। सीक्वेंस ज़रूरी है, वात पित्त कफ इसी सीक्वेंस में याद रखो, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है कहाँ पे वात बड़ा रहेगा, कौन से श्लोक में बताया नहीं गया है कि कहाँ किस एज में वात बड़ा रहेगा, किस एज में पित्त बड़ा रहेगा। तो क्रम से बोल दिया, मतलब वात पित्त कफ क्रम से अंत मध्य आदि में बड़े रहेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर बताए गए हैं? वयो अहो रात्रि और भुक्ताना, मतलब एज, अहो यानी दिन, रात्रि यानी नाइट, और भुक्ताना यानी भोजन के काल में, आहार पाचन के काल में, अंत मध्य आदि में वात पित्त कफ आदि बड़े रहेंगे। वैसे ही अहो और रात्रि मतलब दिन और रात के अंत मध्य आदि में वात पित्त कफ बड़े रहेंगे। इसे हम एक चार्ट से समझते हैं। जैसा हमने श्लोक में देखा कि शरीर के हृदय और नाभि, हृदय नाभि अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया, ये हमने देखा था। तो वात पित्त कफ ये सीक्वेंस था। तो हृदय नाभि के अधो यानी नीचे, हृदय नाभि के नीचे वात का स्थान है, हृदय नाभि के मध्य में पित्त का स्थान है, और हृदय नाभि के ऊपर कफ का स्थान है। ये दोषों का स्थान हो गया। अब दोषों के प्रकोप काल, जिसमें 4 कैरेक्टर हमने देखे थे, वय, दिन, रात्रि और आहार परिपाक काल, भुक्तानाम कि अंत मध्य आदि, अंत यानी वय की अंत अवस्था यानी अंत्य बोल रहा है, तो यानी वृद्धावस्था में वात बढ़ेगा, मध्य अवस्था में पित्त बढ़ेगा, युवा अवस्था जिसे हम बोलते हैं, मध्य अवस्था को युवा अवस्था बोलेंगे, उसमें पित्त बढ़ेगा, और कफ बाल्यावस्था में बढ़ेगा। अंत मध्य आदि, आदि यानी जो मेन स्टार्टिंग है ना, बाल्यावस्था स्टार्टिंग वाली अवस्था है। दिन के भी अंत मध्य आदि में वात पित्त कफ ऐसे बढ़ेंगे। तो अंत यानी अपराह्न मतलब दिन का एंड, 2 से 6, दोपहर के 2 से शाम के 6 बजे तक का जो टाइम होता है वो दिन का एंड का टाइम होता है। तो उस समय हम लोगों का वात बड़ा रहेगा। मध्य में पित्त बड़ा रहेगा, 10 से 2 के बीच में मध्य अवस्था रहती है, 10 से 2 के बीच में पित्त बड़ा रहता है, और पूर्वाहन में 6 से 10 के बीच में हम लोगों का कफ बड़ा रहेगा। फिर रात्रि में देखते हैं, रात्रि में भी सेम सीक्वेंस चलेगा, अपर रात्रि, मध्य रात्रि और पूर्व रात्रि। अपर रात्रि 2 से 6, सुबह के 2 से 6, फिर मध्य रात्रि 10 से 2, और पूर्व रात्रि शाम के 6 से 10 तक के हम लोगों का कफ बड़ा रहेगा। वही सेम सीक्वेंस अंतः मध्य आदि अहोरात्रि में
वात पित्त कफ क्रम से बढ़े रहेंगे। फिर आहार परिपाक काल, आहार परिपाक काल यानी हमने भोजन किया तो भोजन करने की अंत अवस्था यानी जब भोजन का पाक हो चुका है तो उस समय वात बढ़ा रहेगा। जब भोजन का पाक नहीं हुआ है, भोजन का पाक चल रहा है, मध्य अवस्था है, तो पित्त बढ़ा रहेगा। और जब हमने भोजन ग्रहण किया ही है, आम अवस्था है, अभी भोजन का पाक शुरू नहीं हुआ है, उस समय में हमारा कफ बढ़ा रहेगा। ये हमने देखा कि दोषों का स्थान क्या है, दोषों के प्रकोप काल क्या है। अब हम देखते हैं दोषों का जठर अग्नि या फिर कोष्ठ पे प्रभाव क्या होता है। दोष हैं वात पित्त कफ, हमारे शरीर में स्थित रहते हैं। क्या क्या उसके स्थान है ये हमने देखा। मेन हृदय नाभि के अधो मध्य ऊर्ध्व में वात पित्त कफ रहता है। उसके क्या क्या किस किस एज में, किस किस दिन के किस प्रहर में, रात्रि के किस प्रहर में, या फिर भोजन करते वक्त कैसे उसकी वृद्धि होती है, ये हमने देखा। अब दोषों का जठर अग्नि पे क्या प्रभाव होता है, कोष्ठ पे क्या प्रभाव होता है। जठर अग्नि यानी क्या होता है, अग्नि, अग्नि यानी जो हमारे शरीर में पाचन का कार्य करती है उसे हम अग्नि कहते हैं। तो ये दोष उसको प्रभावित करते हैं, अग्नि को प्रभावित करते हैं, और ये दोष ही हमारे कोष्ठ को प्रभावित करते हैं। कोष्ठ से हम समझ सकते हैं स्टमक या फिर पूरा डाइजेस्टिव कैनाल, है ना, पूरा डाइजेस्टिव कैनाल, माउथ टू एनस, पूरे इन सब को प्रभावित करते हैं हमारे दोष। तो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है, श्लोक क्या बोलता है, ते भवेतः विषम तीक्ष्णो मंदः च अग्नि समे समाह कोष्ठः क्रूरो मृदुमध्यो मध्यशात ते समे अपि। इसको हम चार्ट से समझते हैं, बहुत आसानी होगी कि जब वात पित्त कफ दोष के कारण विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और सम अग्नि होती है, और उसी प्रकार कोष्ठ क्या होता है, क्रूर, मृदु, मध्य और सम। इससे हम समझते हैं कि दोषों का अग्नि पर प्रभाव और दोषों का कोष्ठ पर किस प्रकार का प्रभाव होता है। तो वात के कारण हमारी अग्नि क्या होगी, विषम अग्नि होगी। विषम अग्नि यानी क्या होता है, कभी हमारे खाने को बहुत जल्दी पचा लेता है कोई पेशेंट, कभी कभी वो बिल्कुल पचा नहीं पाता है, उसे अतिसार जैसे रोग हो जाते हैं, तो उसकी अग्नि क्या है, विषम अग्नि है। कभी तो वो डाइजेस्ट कर लेता है, कभी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है पेशेंट। तो वात दोष के कारण विषम अग्नि होती है, और विषम अग्नि के कारण कौन सा कोष्ठ होगा, क्रूर कोष्ठ होगा। तो वात के कारण विषम अग्नि होगी, कोष्ठ क्या होगा, क्रूर होगा। पित्त के कारण तीक्ष्ण अग्नि होगी, मतलब वो कोई भी कैसा भी खाना होगा, गुरु आहार होगा, कैसा भी खाना होगा वो जल्दी से पचा लेगा। तीक्ष्ण अग्नि यानी फटाफट डाइजेस्ट कर लेगा। तो उसके कारण जो हम लोग का कोष्ठ होगा, मृदु कोष्ठ होगा। कफ के कारण मंद अग्नि होगी। मंद अग्नि यानी वो हल्का भोजन भी करेगा तो वो खाना पचा नहीं पाएगा, बहुत ही स्लो डाइजेस्टिव पावर होगी उसकी, वो बिल्कुल खाना नहीं पचा पाएगा, जिसके कारण कोष्ठ कैसा होगा, मध्य कोष्ठ होगा। त्रिदोष, त्रिदोष यानी वात पित्त कफ, तीनों दोष अगर सम अवस्था में रहेंगे, बराबर मात्रा में रहेंगे, तो हमारी अग्नि सम अग्नि होगी, और उसी कारण कोष्ठ क्या होगा, सम कोष्ठ होगा। ये श्लोक है तो इसे आपको याद नहीं करना है, इसे समझना है, और इसका ये जो चार्ट है इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से दोष के कारण हमारी अग्नि कैसी होगी, कौन से दोष अग्नि के कारण कोष्ठ कैसा होगा। थैंक यू।